on guys, yes or no to बोलो so that we could start. Okay, good to go. Yes, sir. Thank you so much माज, आज तुमने मुझे लिफ्ट दी यार. Okay. Hopefully यार इंटरनेट सही चलता रहे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और इस उम्मीद पे कायम और दायम हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है जी. सो हमारे पास आ रहा है अक्टूबर नवंबर का 2020 का पेपर और इसका है वेरिएंट. लेट मी जस्ट लाइन अप दिस थिंग अगेन. इसका है वेरिएंट 3. मैं दोबारा से मार्क कर रहा हूँ, अक्टूबर नंबर 2020. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो मुरसलीन तुम? सर मैं सही हूँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बुजुर्गों की दुआएं. अच्छा सर, मैंने आपसे ना फोन पे कुछ बात करनी थी, मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ? यार तुम मुझे कॉल करो, इसके फौरन बाद कॉल कर लेना जैसे ही एंड हो क्लास. ठीक है. और सर एक और चीज आपसे पूछनी थी कि हमने एक परसों पेपर किया था जिसमें मीजल्स के ऊपर एक क्वेश्चन था. तो सर मीजल्स तो हमने किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज में नहीं पढ़ा. मीजल्स नहीं पढ़ा? तुम्हारी क्लास में हुई है ना अभी तक मीजल्स वाली? अगली क्लास में है शायद तुम लोगों के पास लाइन अप. वैसे क्यों नहीं पढ़ा है? इन्फेक्शियस डिजीज में पढ़ा होगा तुमने. एक मिनट, तुम लोग पढ़ चुके हो? मीजल्स तो है. और सर लेकिन सिलेबस में भी नहीं है मीजल्स. मैंने सिलेबस भी क्रॉस चेक हाँ, किया था उस क्वेश्चन के बाद. सिलेबस के अंदर चेंजेस हैं. नए वाले सिलेबस में बिल्कुल चेंजेस हैं, लेकिन पुराने सिलेबस के अंदर है मीजल्स. सर ये क्लासेस कब से शुरू हुई हैं? यार ये आई गेस 2 रमजान से या 3 रमजान से शुरू हुई है. आज कौन सा रोजा हो गया कंप्लीट? आज ही हमारी आई गेस 3rd क्लास है. 3rd या 4th क्लास. 3rd क्लास तो आई गेस. आपने ये जो लास्ट 2 क्लासेस थी उसमें कौन सा पेपर किया था? मुझे तुम व्हाट्सएप करना, मुझे खुद भी नहीं पता होता, मैं तुम्हें चेक करके बता दूंगा. ओके ठीक है सर, बेटा. थैंक यू. ओके थैंक यू सर. चलें जी. एक मिनट रुको बस खाली यार, मैं ये लाइन अप कर लूं. असल में इंटरनेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, सो आई हैव टू टर्न ऑन अनदर डिवाइस. चलें जी. ओके, लेट्स डू इट. लेट्स स्टार्ट इट. बिस्मिल्लाह करते हैं. आपके पास ये जो सबसे पहला एक एलिमेंट आ जाता है, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज सेइंग दैट फिगर 1.1 shows a section through the human chest. The gross structure of the human gas exchange system is shown. ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीजें मार्क करी हुई हैं. अब मुझे नहीं पता कि इसकी लेबलिंग पूछेंगे या नहीं, तो हम स्टार्ट करते हुए एक काम ये करते हैं कि इसको लेबल करते हुए चलते हैं ना. जो पार्ट ए है दैट इज एक्चुअली द larynx part. पार्ट बी जो है दैट इज द ट्रेकिया. पार्ट सी जो है ये आपके पास ब्रोंकस है
पार्ट डी जो है ये बहुत सारे आई गेस एल्वेलाई शो हो रहे हैं, पार्ट ई जो है ये रिब्स शो हो रही हैं, पार्ट एफ जो है वो डायफ्राम है, पार्ट जी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, पार्ट एच जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल है, और पार्ट जे अगेन ब्रोंकस है, ब्रोंकाई है, और पार्ट जे और पार्ट सी सेम क्यों मार्क किया हुआ है फिर? अच्छा वो उसका थोड़ा सा हो सकता है ओपनिंग के बारे में पूछा हुआ है कुछ भी, खैर जब सवाल आएगा तो आइडिया हो जाएगा। पार्ट के जो है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, पार्ट एम जो है पार्ट एम एल्वेलाई है, तो अगर ये एल्वेलाई है तो फिर हमारे पास पार्ट डी क्या है? पार्ट तो डी ब्लड उसको कैपिलरी ना हो सकता है, चलें जी। तो इसको एल्वेलाई रखो, इसको हटा दो। वी आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट्स डी राइट नाउ एंड वी आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट्स जे राइट नाउ, सही है? बाकी तो हम लोगों ने मार्क कर दिया। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं कि description of some of the parts of the gas exchange systems are shown in table 1.1. Complete the table 1.1. State the name of the parts described with the letter from figure 1.1 to identify each part. Name of the part of the, यहाँ पे नाम लिखना है आपने, सही है? कह रहे supported by इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज। जो सी शेप कार्टिलेज को सपोर्ट मिलती है वो तो ट्रेकिया में ही मिलती है। वेरी गुड, ओके। लेटर फ्रॉम द फिगर 1.1 हमने क्या मार्क किया था? हमने बी मार्क किया था, सही है भाई। लाइंस बाय सीलिएटेड एपिथेलियम सपोर्टेड बाय, ओके गुड। सिर्फ ब्रोंकस आएगा इसके अंदर? यस सर, ब्लॉक्स ऑफ कार्टिलेज उसी में है ना, ट्रेकिया में तो सी शेप है और ब्लॉक्स ऑफ इरेगुलर शेप जो कार्टिलेज होते हैं ब्रोंकस में होता है। ओके, उसमें सीलिएटेड लाइनिंग है लेकिन ब्लॉक्स ऑफ कार्टिलेजेस नहीं है। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेटर क्या है बेटा आपके पास का? सी। लेटर इसका आ जाएगा सी, सही है। या अगर किसी ने जे मार्क किया होगा तो जे भी आई गेस चल जाएगा, कि दोनों ही ब्रोंकस के ऊपर मार्क हुए हैं। एक ब्रोंकस की आउटर लाइनिंग पे मार्क हुआ है और एक बीच में ब्रोंकस के मार्क हुआ है, फर्क ये। लाइन बाय स्क्वामस एपिथेलियम। गाइस स्क्वामस एपिथेलियम किसके अंदर होता है? स्क्वामस एपिथेलियम आपके एल्वियोलाई एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा कौन सा लेटर? स्क्वामस एपिथेलियम नहीं हो सकता, सिर्फ, या यूं कह लो कि लाइंड बाय स्क्वामस एपिथेलियम नहीं होगा, फिर उसके अंदर और भी चीजें आ जाती हैं। ओके सर, सही है, क्योंकि वो तो मल्टी लेयर्ड होता है ना, एल्वियोलाई सिंगल लेयर होता है। तो एल्वियोलाई के लिए व्हिच लेटर वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट हियर? वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट विद एम। कह रहे लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम बट नॉट सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। ओके, सपोर्टेड बाय ब्रोंकियोल होगा, ब्रोंकियोल। ओके नाइस यार, आज आप लोग देखा पढ़ के बैठे हुए पहले से, है ना? तो कौन सा लेटर शो होगा यहाँ पर? ओके गुड। So the part B is saying that tobacco smoke contain a number of compounds which can affect the body. State the appropriate term that matches each of the statement A to E. The type of chemical that causes mutation of genes that control the cell cycle. यदि सिलेबस से निकल नहीं गया बस स्मोकिंग का पार्ट। हाँ जी, तो अब सही है, सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट करने में क्या बुराई है? जल्दी से कर लेते हैं, जल्दी से बता दो। ट्यूमर्स और कैंसर तभी भी सिलेबस का हिस्सा है। कार्सिनोजन, दोनों लिख लेते हैं, म्यूटेजन और कार्सिनोजन और टार, तीनों चल जाएंगे। A component that causes a short-term increase in blood pressure, क्या ऐसा निकोटीन है जिससे हिट करती है? सिगरेट पीने की असल वजह ही निकोटीन है। A component that reduces the carrying capacity of hemoglobin for oxygen, कार्बन मोनोऑक्साइड। very good। A component that increases the production and secretion of mucus from the goblet cell, that is tar। Okay, very good। A component that causes short-term increase in the heart rate, that is again जो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा वही आपके हार्ट रेट बढ़ाएगा। सही है, एक थ्योरी है उसके मुताबिक हर एक बंदे का जो है ना हार्ट बीट कैलकुलेटेड है, यानी कि योर नंबर ऑफ हार्ट बीट्स यू आर हैविंग इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द लाइफ स्पैन दैट यू आर गोइंग टू लिव। सही है, तो अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो उसके से आपका लाइफ स्पैन इसलिए कम होता है क्योंकि वो हार्ट बीट बढ़ाती है। तो हार्ट बीट जल्दी जल्दी हो जाएंगी तो आपका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग सब समझदार हैं और इस बात को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करेंगे, है ना बच्चों? शुक्र है यहाँ पे भी सारे बच्चे नहीं है मौजूद। The veins of a leaf contain transport tissue. Figure 2.1 is a drawing made from an electron micrograph showing a cross section of the transport tissue in a leaf vein. The cells labeled A are modified companion cells known as phloem transfer cell. Transfer cells move sucrose and other assimilates from mesophyll cells B into phloem sieve tube cells C. अच्छा जी, इन्होंने इतने सारे बी मार्क किए हुए हैं, कुछ ए मार्क किया हुआ है और एक सी मार्क हुआ है। सही है। बी है आपके पास मीजोफिल सेल, दिस इज मीजोफिल 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 मीजोफिल। और फिर ए मार्क हुआ है, ए है कंपेनियन सेल कंपेनियन सेल कंपेनियन सेल, ऐसे ही है ना। और सी है आपके पास सीव ट्यूब। ठीक है, चले। सो सवाल क्या है भाई? State the function of the mesophyll cells B and sieve tube element C and explain how their structure is adapted for their function. Okay. सर ये सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल क्या होता है? मेरे नोट्स में ये लिखा नहीं है। अबे यार क्या कर रहे हो यार? मनाहिल है ना ये जिसकी आवाज है, मैं पहचान रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, है ना मनाहिल? सही पहचाना ना मैंने? जी सर। हाँ, मेरे पास लिटरली नाम नहीं आ रहा है स्क्रीन पे, जल्दी से देखो। सीव ट्यूब होता है फ्लोम का वो पार्ट जो कि, अच्छा एक मिनट रुको यार बच्चों, अगर ये क्यूरी मैं जल्दी से सॉल्व कर दूं इस बच्चे की तो आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अगर होगा भी तो अल्लाह मालिक है, खैर है। देखो तुमने ये पढ़ा था, कहाँ गया भाई? ये हमने कौन सा खोल लिया? ये रहा। देखो बच्चे, ये आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोम है, ये आपके पास दिस वन इज द सीव ट्यूब एलिमेंट, क्योंकि इसमें सीव यानी कि छन्नी जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर अक्रॉस द सेल मूवमेंट हो रही है। और ये जो आपने सेल्स पढ़े थे ये आपके पास कंपेनियन सेल है, और ये कंपेनियन सेल्स जो है ना मीजोफिल सेल से फूड लेते हैं और फिर ये इसको ट्रांसफर करते हैं और फिर ये अगले सीव ट्यूब एलिमेंट में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, आई होप कि ठीक है समझ सर, में। थैंक यू। ओके चलो जी, अब आ जाओ जरा यहाँ पर वापस। मैं इतना ड्रॉ करते से रहते मैंने सोचा कि आप लोगों को यहीं पर दिखा दूं। अच्छा जी, सेल बी क्या है गाइस? व्हाट इज सेल बी? सेल बी है आपके पास मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल का फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन फोटो synthesis, that is production of food. Okay, इसमें क्या adaptations आएंगी? क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके पास। Large number of chloroplasts. Okay, what else beta? सर लार्ज वैक्यूल भी होता है जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट को दे कैन कीप एट द पेरिफेरी। Okay, what else? Starch storing quality तो starch grains होते हैं, cell wall thin होती है। Thin cell wall for diffusion of the gases. Very good. चलें जी, और सेल सी का फंक्शन बताएंगे आप लोग अब मुझे। सेल सी है sieve tube Sieve tube. element which helps in translocation of food यानी के सुक्रोज। सही है, तो एडेप्टेशन क्या है उसमें? उसमें सीव प्लेट होती है, सही है, उसके अंदर कोई ऑर्गेनील नहीं होता। अच्छा For अगर little resistance. माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है हाँ तो लिख रहा हूँ ना और C4 होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है थोड़ा थोड़ा सा, एक्सेप्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। सर हम लोग सीव ट्यूब का बेनिफिट ही नहीं देखते, लाइक इट मेंटेन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड मेंटेन्स द बर्स्टिंग। मुझे बहुत डिस्टॉर्टेड सी आवाज आ रही है, बहुत क्या कहेंगे अनक्लियर सी आ रही है, थोड़ा सा क्लियरली बोल सकते हो? नो
प्लाज्मोडेस्माटा ट्यूब का हम लोग फंक्शन नहीं लिखेंगे कि इट प्रिवेंट्स द बर्स्टिंग एंड मेंटेन्स द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मेंटेन्स द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी तो हम ये लिख रहे हैं ना, वो ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, वो काफी नहीं है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड करवा, सही है। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, इसके अंदर उससे बने हुए सीव पोर्स होते हैं जिनकी प्लेट्स बनती हैं बाकायदा, जो कि कनेक्टिंग होती हैं, या यूं कह लो कि इंटरकनेक्टिंग होती हैं वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। और इलोंगेटेड सेल्स होते हैं ताकि ये एक तरह से एक पूरा ट्यूब बना सके, सही है। थिन साइटोप्लाज्म होता है। थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाएगा, सही है। लेस साइटोप्लाज्म या पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कहते हैं। थिन साइटोप्लाज्म का मतलब तो विस्कोसिटी की तरफ भी जा सकता है ना, तो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, सही है। चलें जी, आगे चलें गाइस। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा यकीनन, जल्दी से ले लो। सर ये लिख सकते हैं, सर ये लिख सकते हैं कि सीव ट्यूब्स इंटरलिंक्ड होती हैं, इसके वजह से लार्ज सरफेस एरिया मिलता है। इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड एक ही बात है। और लार्ज सरफेस एरिया किस चीज के लिए चाहिए? एब्जॉर्प्शन थोड़ी करनी है, हमने ट्रांसलोकेशन करनी है, ठीक है। सर C4 बेटा ये रहा पोर्स लिखा हुआ, मिड गया उल्टा। Here you go with the pores, सही है। और बोलो, और तुम लोग को क्या क्या लिखना है? मतलब 5 मार्क्स हैं, 5 से 50 नहीं दे देगा वो, क्या हो गया है? क्या कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? चलो आगे चलते हैं। एक पहले मुझे जरा बात बताओ कि आज कितने लोग ले रहे हैं क्लास? 67। मुझे किसी एक ना आकिल और बालिग शख्स ने बताया, वो भी एक तरह से वर्कशॉप ले रहे हैं, वो भी एक टीचर है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं कर रहा। उन्होंने बोला कि क्या आप इस तरह की कोई वर्कशॉप क्लास ले रहे हैं? मैंने बोला हाँ ले रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप उस वर्कशॉप से कोई मार्केटिंग करवा रहे हैं? मैंने बोला नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे करवानी चाहिए मार्केटिंग। उन्होंने मुझे मेंशन किया कि अपने बच्चों को बोलिएगा कि जो वो वर्कशॉप ले रहे हैं उसकी स्टोरीज डाल दें और आपको टैग कर दें उस पर। तो आप लोग स्टोरीज डाल के प्लीज मुझे टैग कर देना, और अगर आप लोग टैग करेंगे इंस्टाग्राम पे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, सही है। मार्केटिंग पिच रह गई थी तो मैंने सोचा साथ साथ दे दूं। जी सर ठीक है। ठीक है ना, डन हो गया। मैं आप लोगों के ग्रुप के ऊपर इंस्टाग्राम का क्या होता है वो जो नाम होता है वो आप लोगों को भेज दूंगा। द सेल वॉल्स ऑफ द ट्रांसफर सेल्स ए shown in figure 2.1 have enfoldings। देखो भाई इनफोल्डिंग्स जरा देख लो, ये रही यहाँ पर इसमें बनी हुई है इनफोल्डिंग्स। ये इनफोल्डिंग्स बेसिकली बिल्कुल माइक्रोविलाई या विलाई की तरह से बनी हुई है। ये जाहिर सी बात है, ये पूछेगा इसका क्या फायदा है। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ दीस सेल वॉल्स इनफोल्डिंग्स फॉर द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स टू द फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट। पहले तो तुम्हारे ध्यान में चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो सुक्रोज होता है ना, मेसोफिल डायरेक्टली उसको नहीं देता है सीव ट्यूब को, मेसोफिल कंपेनियन सेल को देता है, कंपेनियन सेल सीव ट्यूब के अंदर लोड करता है, सही है। तो ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ओके अच्छा जी, फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है सर ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को तो फैसिलिटेट करेगा ना, बाय फैसिलिटेटिंग द सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट। प्रोटॉन पंप्स होते हैं इसके अंदर, उसकी वजह से कह रहे हो? यस सर। प्रोटॉन पंप्स विल बी न्यूमरस, या ज्यादा प्रोटॉन पंप्स हम लोग यहाँ पे गैदर कर सकते हैं। चलो दूसरा पॉइंट हो गया। सर को ट्रांसपोर्टर वाली बात ऐड कर सकते हैं कि ज्यादा को ट्रांसपोर्टर होंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, तो हम यही लिख देंगे मोर को ट्रांसपोर्टर्स आर। ये प्रोटॉन पंप्स क्या होता है? अबे यार मनाइल, तुझे क्या हो गया यार? मनाइल आज अफ्तारी सही से नहीं करी है ना? आपको कैसे पता चला? बस मुझे आइडिया हो गया एक ना, अफ्तारी का मसला है ये सारा। अफ्तारी में कुछ गलत खा लिया या तो सही से खाया नहीं। प्रोटॉन पंप वो जो कि एक मेम्ब्रेन में, ये एक मेम्ब्रेन जा रही है, इसमें लगा हुआ एक चैनल है जो कि H आयन को मूव कराता है, यानी कि प्रोटॉन को मूव कराता है ऑन बिहाफ ऑफ एनर्जी, सही है।
अब ये नहीं जी। पूछना कि ये क्यों करवाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ इस चीज से तुम्हारा कॉन्सेप्ट निकले होगा। अगर तुम्हें पूछो प्रोटॉन पंप क्या होता है, इसका मतलब तुम्हें ये नहीं पता कि लोडिंग ऑफ सुक्रोज कैसे होता है। तो लोडिंग ऑफ सुक्रोज का पूरा पहले पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से होती है, फिर तुम्हें ये चीज और मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मोर को ट्रांसपोर्टर्स आर प्रेजेंट। फिर एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, Sir, वो ये कि it will provide more space for the plasmodesmata between cell A and cell C. ठीक है, मोर स्पेस फॉर प्लाज्मोडेस्माटा, या आप इसको यूं भी कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पोर्स। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगले सवाल पर चलें। Let's jump on to question number 3. It says that shows a nematode worm. नंबर ऑफ हाँ बेटा, स्क्रीनशॉट लेना होगा, है ना? ये लो, डन। चलें आगे, इजाजत है? इसकी वजह से प्लाज्मोडेस्माटा कैसे इंक्रीज हो रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा कैसे यार, ये तो एक तो तुम्हारे पास पूरा रेडियो चल रहा है, तुम ये माइक तो सेट करो। प्लाज्मोडेस्माटा, अबे भाई, प्लाज्मोडेस्माटा ऐसे होता है कि अगर ये लाइन स्ट्रेट होती तो इसमें 1 2 3 4 5 प्लाज्मोडेस्माटा आते। अब अगर ये वेवी लाइन है तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटा आ जाएंगे। समझ में आया? सरफेस एरिया इंक्रीज होने वाली बात है। ओके बेटा, चलें जी। तो फिगर 3.1 shows a nematode worm, whatsoever the name is, elegans कह लेते हैं इसको, elegans नाम है इसका, है ना, C. elegans. Stem cells of C. elegans have been studied, shows the change in the mass of DNA per nucleus in a stem cell during one cell cycle. सेल साइकिल का यहाँ पर आपको एक पूरा ग्राफ बना के इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर मास ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियस शो किया हुआ है। देखो भाई, फेज ए में न्यूक्लियर मटेरियल सेम रहा, फेज बी में इंक्रीज हुआ, सी में कांस्टेंट हो गया, डी में डिक्रीज हुआ है, और फिर साइटोकाइनेसिस हो गई। एंड में साइटोकाइनेसिस का मतलब ये कि 2 न्यूक्लियाई आ गए। अब जब जिस टाइम पे डी आ रहा होगा, डी पर कौन सा फेज होगा बच्चे, कोई बता सकता है? सर टीलोफेज। टीलोफेज होगा, पक्की बात है? जी टीलोफेज होगा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि चलो लिख देते हैं यार, तुम लोग पढ़ लिख के आए हुए हो। और सी पे क्या होगा? एनाफेज नहीं होगा? सी पे एनाफेज होगा, पक्की बात है? डन कर दूं, लॉक कर दूं? सी पे नहीं, मैं उधर बोल रहा हूँ। प्रोफेज, मेटा, प्रोफेज होगा ना? मैं तो तीनों लिख दिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, क्योंकि इन तीनों में डीएनए के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आया? ओके सर। ये बताओ बी पे क्या होगा? इंटरफेस। एस फेस होगा। एस फेस होगा। हाँ हाँ, लिख दिया। जज्बाती नहीं होने का है भाई, जज्बाती बिल्कुल नहीं होने का है। सही है। ए बताओ, ए पे क्या होगा? G1 फेज। चलें जी, स्टेट द फेजेस ऑफ इंटरफेज। चलो भाई, हम ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। ए पर है गैप 1 फेज और बी पर है एस फेज। स्टेट द स्टेज ऑफ माइटोसिस शोन बाय डी इन फिगर 3.2। हमने डी पे क्या लिखा था? टेलोफेज। ठीक है जी। फिर ये बोल रहा है आउटलाइन व्हाट हैपेंस इन अ सेल इन प्रिपरेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। क्या होता है भाई? सर वो जो साइटोप्लाज्म हमारे पास साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, तैयारी के लिए क्या एक्टिन जो होता है, क्या बोलते हैं, वो वर्क करता है। क्लीवेज So the पूरा nuclear form होगा। memory forms around each group of chromosomes. ओके, चलें जी। जब एक सेल प्रिपेयर कर रहा है साइटोकाइनेसिस के लिए, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये करेगा वो, दैट द साइटोप्लाज्मिक मास and the organelles are doubled and there are now 2 nuclei with proper demarcation लंबी हो जाएगी लिखना, लिख दो डायरेक्ट, with proper nuclear envelope। सही है।
फिर 2 मार्क्स तो वैसे यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। फिर सर स्पिंडल इसमें G2 फेज के बारे में नहीं लिखेंगे? मैंने सबको मिला जुला के लिख दिया ना, फेजेस वाइज अलग अलग नहीं लिख रहा। स्पिंडल फाइबर एंड माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस की टर्म आप लोगों के लिए शायद हो सकता है नहीं हो, आप इसकी जगह पे लिख लेना डायरेक्ट पूरा सेंट्रियोल एंड वगैरह वगैरह डिसअपियर, ठीक है। और सेल इज रेडी टू डिवाइड इनटू 2, सही है। और सर क्लीवेज 4 को भी लिखना है। वो तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होने के बाद होगा ना, मतलब जैसी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी तब होगा। ये प्रिपरेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस कह रहा है, तैयारी। It's not Okay, asking. fine, sir. Okay, a stem cell of a female C. elegans has 12 chromosome. Complete table सर 3.1 to the ऊपर करेगा। ऊपर करूं, डन। न्यूक्लियर एनवेलप तो अपीयर होगी ना? रीअपियर होगी। तो आपने तो डिसअपीयर लिखा हुआ है। अभी मैंने कहा डिसअपियर लिखा हुआ है, ये न्यूक्लियर एनवेलप पे खत्म हो गया सेंटेंस। फिर स्पिंडल फाइबर एंड माइटोटिक एपरेटस सेंट्रियोल डिसअपियर, वो अलग है। सर अपीयर का अल्फाज कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है। मैंने लिखा है देयर आर नाउ 2 nuclei with the nuclear envelope, so they're already appeared maybe. Okay, ओके क्लियर। okay, thank you बच्चे। अच्छा जी, so number of nuclei within the stem cell, कितना न्यूक्लियस होता है स्टेम सेल में? भाई एक ही होगा, क्या हो गया मतलब। अच्छा ये ए बी और डी बोला हुआ है। ए है आपके पास G1 फेज, इंटरफेज में भी एक होगा, बी भी आपके पास है, इंटरफेज बी में भी एक ही होगा। डी में क्या होगा? टीलोफेज, 2 न्यूक्लियाई होंगे, सही है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर 12 होगा, इंटरफेज में 12 होगा, और टीलोफेज में भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच न्यूक्लियस। अब 12 इन ईच होगा तो 2 into 12 टोटल 24 है, लेकिन हर एक न्यूक्लियस में 12 है। समझ में आई ये बात? मैं इसकी इमेज दिखा दूं आप लोगों को। सर स्टेज बी सिंथेसिस फेज है ना, और सिंथेसिस फेज के दरमियान डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो उसमें 24 नहीं होगा? नहीं, कैसे 24 होगा? मतलब क्रोमोसोम एक नंबर तो वही होगा ना, क्रोमैटिड्स डबल होते हैं बेटा। क्रोमोसोम के डबल होने में और क्रोमैटिड्स के डबल होने में बहुत फर्क है, तुम गलत रिलेट कर रहे हो। अच्छा ठीक है, सही है। Okay, young nematodes have stem cells throughout the body, and figure 3.3 summarizes 3 cell cycles of one of these stem cells. और ये जो आपके पास स्टेम सेल्स की अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से आ गई है। इसके अंदर अब आपके पास सवाल क्या है भाई? Okay, so the question is with the reference to figure 3.3 outline the role of stem cells in animal. स्टेम सेल का एनिमल में क्या रोल होता है? स्टेम सेल्स आर एक्चुअली, सिर्फ स्टेम सेल का रोल लिखना है इसके अंदर ना, तो आप मेंशन कर देंगे स्टेम सेल्स आर immature cells with ability to differentiate into any specialized cell, ठीक है। Stem cells can divide by mitosis to form multiple numbers of daughter cells, ठीक है, which can
which can help to repair and replace old cells. It can also help in growth. Stem cell से हमें growth में भी फायदा होता है of the body. And can develop more potent cell. Potent cells are those which have potency. Potency होती है तो आपके पास multipotent, pluripotent और ये सारे cells बनते हैं. सही है? I guess 3 marks के हिसाब से fair enough answer है ना? Let's move on. पूछनी थी आपसे सर, यहाँ पे रिपेयर ऑफ ओल्ड सेल्स लिखा हुआ है, रिपेयर तो नहीं होते पुराने सेल्स, वो तो रिप्लेस ही होंगे ना? हाँ, तो पुराने सेल्स डैमेज भी तो हो सकते हैं ना, वो तो रिपेयर हो जाते हैं ना. रिपेयर करने के लिए भी तो उनको रिप्लेस ही करना पड़ता है. रिप्लेसमेंट और रिपेयरमेंट एक ही चीज है. सही है? ये पोटेंट सेल को थोड़ा सा और समझाइएगा. पोटेंट सेल पे थोड़ा सा और क्या समझाऊं मैं तुम्हें. पोटेंट का मतलब होता है पोटेंसी. पोटेंसी में मल्टीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट आते हैं. ये टर्म्स पढ़ी हुई है, मल्टीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट. स्टेम सेल्स के लिए यूज होने वाली टर्म्स हैं कि वो कितने सेल्स में फर्दर डिवाइड हो सकता है. मल्टीपोटेंट सेल्स है ना, जैसे कि बोन मैरो के लिए एग्जांपल दी जाती है कि एक बोन मैरो का स्टेम सेल्स 5-6 तरह के सेल्स में डिवाइड हो सकता है. जैसे कि एक माइलॉइड सेल आरबीसी, प्लेटलेट, इजिनोफिल, बेसोफिल ये सब बना सकता है, तो वो मल्टीपोटेंट है. प्लूरीपोटेंट के लिए एम्ब्रियोनिक सेल की एग्जांपल दी जा सकती है कि भाई एक एम्ब्रियोनिक सेल आपके पास किसी भी किस्म का सेल बना सकता है, तो वो प्लूरीपोटेंट है. वो कंप्लीटली पोटेंट है. पोटेंट टर्म का मतलब होता है पोटेंसी टू डेवलप अ स्पेशलाइज्ड सेल. ओके, चलें जी. क्वेश्चन नंबर 4 एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी के ऊपर है. ये यार याद है कल एक ऐसी पिक्चर मैंने आप लोगों को बना के दी थी, इत्तेफाक है कि आज आ गई. वैसे मैंने देखा था कि इस पिक्चर में मौजूद है. Antibiotic sensitivity tests can be carried out to choose appropriate antibiotic to use for the treatment of bacterial disease. A researcher carried out an antibiotic sensitivity test using 2 pathogenic bacteria X and Y. The researcher prepared 2 petri dishes containing agar. A culture of each bacterium was spread over the surface of the agar. The filter paper discs containing antibiotic were placed on the surface of the agar in each dish. The petri dishes were incubated 25 degrees centigrade for 2 days, and then we were looking at the growth of the bacteria surrounding the paper disc used. यहाँ पर growth नहीं है, यहाँ पर growth है. मतलब यहाँ पर killing of bacteria नहीं है, यहाँ पर killing of bacteria है. यहाँ पर R में और R में थोड़ा सा फर्क है, Q में और Q में फर्क है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद बैक्टीरिया और यहाँ पे मौजूद बैक्टीरिया अलग अलग है. ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड नो बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि P इस वाले बैक्टीरिया पे काम नहीं कर रही, इस वाले बैक्टीरिया पे काम कर रही है. इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे. स्टेट द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक टू ट्रीट द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियम X एंड बैक्टीरियम Y. जो दोनों पे अलग अलग चल जाए वो. हाँ, X पे कौन सी है? X पे R होगी और Y पे P. R, Y पे P. सही है भाई. चलिए, सजेस्ट व्हाई द बैक्टीरियम Y पे P होगी. सॉरी बेटा, क्या होगी? आप में से कोई कुछ कह रहा था? क्यों नहीं होगी? बच्चों को समझ में आ रहा है. I see where this is going. Okay, Abid. I'm also getting your point, beta. Don't worry. Stem cells वाला क्वेश्चन दिखा रहे हैं. Okay भाई, stem cell वाला क्वेश्चन आ गया, ये रहा stem cell वाला क्वेश्चन. यार साथ साथ पिक्चर ले लिया करो मेरा बच्चा, क्यों इतना डिले करते हो? ये लो. Done. Third question 4 please repeat further. समझ नहीं आया. क्वेश्चन 4 समझ नहीं आया बेटा. अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा ना, फिर तुम्हारे बहुत वही वाला गाना तुम पे फिर सूट करेगा
याद है वो जो मैं अक्सर क्लास में बता रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता तुम एक क्लास में होते हो नहीं। एक बड़ा जबरदस्त गाना है, मेरे ख्याल से अवीद बताना पसंद करेगा कौन सा गाना है। तो नहीं पढ़ा पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। नहीं नहीं बे, वो नहीं, वो एक और गाना था, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। सर वो आप मास से सुने, बहुत दर्द है उसके बाद। चले जी, मास तुमसे गाना सुनेंगे हम क्लास के एंड पे ना, या तैयार रहना तुम। देखो भाई, जिसको समझ में नहीं आता दोबारा सुन लो, गौर से सुनना। मैंने एक पेट्री डिश के अंदर अगार जेली रखी है। अगार जेली के ऊपर मतलब न्यूट्रिएंट जेली है जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं ग्रो करवाने के लिए बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया बिछा दिए, सही है। अब मैंने उसके अंदर ना 3 पीसेस रखे। एक रखा पी, यार किसी का माइक ऑन है जो कि बहुत अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, प्लीज इसको जरा म्यूट करना। मैंने उसके अंदर जो है ना 3 पीसेस ऑफ पेपर रखे, पी, क्यू और आर, सही है। पी में एंटीबायोटिक में डिप करके रखा, क्यू को एंटीबायोटिक में डिप करके रखा और आर को भी एंटीबायोटिक में डिप करके रखा। पी ने अलग रिस्पॉन्स दिया, क्यू ने अलग रिस्पॉन्स दिया और आर ने अलग रिस्पॉन्स दिया। जितने इस डिश के ऊपर व्हाइट एरिया बन जाएगा, तुम खुद सोचो, एक पेट्री डिश में तुम एक पी प्लेस कर रहे हो, पी के सराउंडिंग में, ये एक्स वाले पेट्री डिश में पी के सराउंडिंग में ना कोई व्हाइटनेस नहीं आ रही, इसका मतलब पी ने उन बैक्टीरिया के ऊपर कोई असर किया ही नहीं है जनरेट। यहाँ पर वही पी मौजूद है, वाई में वही पी मौजूद है और उसके इर्द गिर्द बैक्टीरिया खाली हो चुके हैं क्योंकि बैक्टीरिया को मार दिया उसने, समझ में आई। लेकिन यहाँ पर क्यू ने कोई असर नहीं किया, यहाँ पर एक्स के अंदर क्यू ने असरअंदाज किया है, कुछ बैक्टीरिया मारे हैं, लेकिन हाँ तादाद में जितने क्यू ने मारे हैं आर ने उससे ज्यादा मारे, यानी कि आर ज्यादा इफेक्टिव है। ये वाला आर में कुछ अलग ही स्पॉट्स बने हुए आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये स्पॉट्स क्या जाहिर कर रहे हैं, आगे हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। तो वाई के लिए पी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसने ज्यादा बैक्टीरिया मारे, और एक्स के लिए आर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि उसने सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मारे। अब बताओ भाई, क्या ये क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, ओके। अच्छा जी, सजेस्ट व्हाई, okay, suggest why bacterium Y had a different sensitivity to each of 3 antibiotics. सर इसका आंसर ये हो सकता है कि वो किसी डिफरेंट स्ट्रेन का बैक्टीरिया था और उसके बिल्कुल हो सर ये भी सकता तो है। हो सकता है कि Y is resistant to Q but has no resistance to P. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल। And और antibodies, antibiotics यूज होंगे, उनकी concentration different होंगी। सर डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन भी तो हो सकता है, लाइक डिफरेंट टारगेट्स। कंसंट्रेशन टारगेट्स तो डिफरेंट है ही बेटा, क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया। हाँ, हम ये लिख सकते हैं कि डिफरेंट मेथड ऑफ एक्शन या डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, सही है, डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन। आई गेस 2 मार्क्स के हवाले से इनफ है, बाकी आप लोग इसकी डिटेल लिख सकते हैं खुद ही, ठीक है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ, मोड एक्शन को एक्सप्लेन कर देंगे आप प्लीज? किसको एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा? सर जो पॉइंट आपने लिखा मोड ऑफ एक्शन, डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, ये इसका क्या मतलब है? ओके, देखो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं वो फ्लैजिला को रोकती हैं, बाइंड कर जाती हैं उससे। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि सेल वॉल को तोड़ती हैं, सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इंटरफेयर करती हैं। कुछ होती हैं जो कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन में कर रही हैं, कुछ सिर्फ ट्रांसलेशन में कर रही हैं, कुछ दोनों में कर रही हैं। तो एवरी एंटीबायोटिक हैज अ डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन और उस हिसाब से आपके पास ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स बनते हैं, सही है, क्लियर है? यस सर। सर ये कंसंट्रेशन है ना कि एंटीबायोटिक की कंसंट्रेशन ज्यादा है और एक में कुछ में कम होगी? बिल्कुल, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज्ड। सही है भाई, आगे चलें। Explain how the use of vaccine in the control of infectious disease differ from the use of antibiotics. सर इसका ये होगा ना कि वैक्सीन प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी व्हाइल एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स डू नॉट प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, और दूसरा कि द वैक्सीन डज नॉट लीड इसको डिफरेंशिएट करने वाला एक टेबल बना लेते हैं ना, एक तरफ लिखते हैं वैक्सीन्स के पॉइंट्स, एक तरफ लिखते हैं एंटीबायोटिक्स के पॉइंट्स, सही है। अच्छा जी, अब बताते जाओ एक एक करके, जरा अच्छे अच्छे से पॉइंट्स बताते जाओ मुझे। पहले वैक्सीन के लिए जरा लिखते हैं कि भाई वैक्सीन क्या है। वैक्सीन का ये कि वो स्टिमुलेट करता है इम्यून रिस्पांस। ओके,
ये अच्छा पहले ये लिख लेते हैं कि प्रिवेंटिव है और ये बेसिकली ट्रीटमेंट है। एंटीबायोटिक बीमारी होने के बाद देंगे, वैक्सीन बीमारी होने से पहले देंगे, सही है। अच्छा वैक्सीन के पैथोजन को सॉरी हाँ बोलो। सर वैक्सीन में पैथोजन बॉडी में डालेंगे, वेराज एंटीबॉडीज में उसके वैक्सीन मतलब पैथोजन को बॉडी में डालेंगे। तो ये पैथोजन इंट्रोड्यूस्ड इन बॉडी और वहां पे क्या कहेंगे, पैथोजन एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से, सही है। वैक्सीन में लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलेगी, इसमें लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं मिलेगी क्योंकि मेमोरी सेल्स बनेंगे वैक्सीन में और एंटीबॉडीज में नहीं बनेंगे, एंटीबायोटिक्स में नहीं। सर वो वैक्सीन जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं, व्हाइल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती। ओके सर वैक्सीन क्या बोलते हैं वो इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करती है और एंटीबायोटिक्स नहीं करती। वन बाय वन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो तुम। बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, वायरस के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट वैक्सीन है। सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक है। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी वैक्सीन से मिल रही है, शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी जो है वो एंटीबायोटिक से मिल रही है। पैथोजन इंट्रोड्यूस हो रहा है वैक्सीन के अंदर इनटू द बॉडी, लाइव एटेन्यूएटेड होगा या जैसा भी होगा वो तुम बता सकते हो, और पैथोजन एलिमिनेट हो रहा है वहां पर। आई गेस 3 मार्क्स के हवाले से 4 पॉइंट्स काफी हैं, क्या कहते हैं आप लोग, है ना? सर मेमोरी सेल्स वाला पॉइंट भी ऐड कर दें। अरे क्या बात है, आपके कहने से ऐड कर देता हूँ मैं। मेमोरी बस आपकी मोहब्बत है ना? मेमोरी सेल सर सीख गए आप दूसरा डायलॉग। बस क्या करूं मैं, थोड़े दिनों बाद मुझे लग रहा है ना कि मैं भी मीम्स बनाना शुरू कर दूंगा पढ़ाना छोड़ के। सर ये मेरा डायलॉग ऐसा ही है, जिसको जो सुनता है ना बस आदत हो जाती है। क्या बात है। चलो जी, memory cells on like will develop memory cells by vaccine and we won't be developing any memory cells। हाँ इजी कर लेते हैं। सर एक और पॉइंट भी आ रहा है सर। बस भाई बस 3 मार्क्स से 300 निकाले। बहुत जोर से आ रहा है सर ये पॉइंट सर। अच्छा चलो, अब molecule of collagen अगले वाले के लिए बचा के रखो। The molecule of collagen consists of 3 identical polypeptides that form a triple helix. The amino acid glycine forms 1/3 of the amino acid in a collagen molecule. Figure 5.1a shows a polypeptide molecule during protein synthesis. A molecule of glycine is shown. अच्छा जी, ठीक है, just before it is added to the polypeptide chain. भाई कोलेजन की बात कर रहे हैं और कोलेजन को उसने बोला है कि 3 डायमेंशनल है, पॉलीपेप्टाइड यूनिट है, ट्रिपल हेलिक्स बनाता है अमीनो एसिड्स के अंदर। उसने बता दिया कि भाई ग्लाइसिन, अच्छा कोलेजन में आप लोगों को याद होगा कि जब हमने पढ़ा था हमने मेंशन किया था ग्लाइसिन के अंदर एवरी थर्ड अमीनो कोलेजन के अंदर एवरी थर्ड अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन जो है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड है क्योंकि ग्लाइसिन का R ग्रुप होता है, वो भी H है खाली, सही है। सर ये जो ग्लाइसिन, लाइसिन और वेलिन होते हैं इनका स्ट्रक्चर हमें याद रखना होता है? यार सबके नहीं, लेकिन एटलीस्ट ग्लाइसिन का तो पता ही होना चाहिए क्योंकि ग्लाइसिन बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। लेकिन वो भी अगर नहीं भी पता तो कोई बहुत जरूरी चीज नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें पता होना चाहिए। जी हाँ, अमीनो एसिड्स की रिकॉग्निशन के ऊपर सवाल तो खैर वैसे नहीं आते जैसे पहले आते थे। पहले तो हमने जब पास्ट पेपर्स में सॉल्व, बल्कि अभी भी कभी कभार आ रहे होते हैं इस तरह के, तो पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स बना के दिए होते हैं और ज्यादातर अमीनो एसिड्स को पहचानने के लिए आपको ये पता होना जरूरी है कौन सी जगह पे कौन सी चीज मौजूद है। मुझे 1 मिनट दे सकते हो गाइस, मैं प्लीज इसको चार्जर से कनेक्ट कर लूं। चले जी, ओके। तो आपके पास ये क्या कह रहे हैं कि भाई कंप्लीट फिगर 5.1b to show the molecule glycine added to the end of the polypeptide। इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये कंप्लीटेड नहीं है। अच्छा ओके, देखो ये सी लेफ्ट, सर C डबल बॉन्ड वो भी तो लगेगा ये कार्बन के नीचे। इस C के साथ आप नाइट्रोजन ऐड कर दोगे, इसका पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बनाओगे, ये वाला नाइट्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो एज इट इज वैसे ही आ जाएगा। साथ में आपने जरूर ऐड कर देना इसके वाटर को। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है इसके पास, और एक C का बॉन्ड यहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाएगा डबल बॉन्ड O से, जो कि ये वाला डबल बॉन्ड था। ये वैसे ऊपर ही बनाना चाहिए लेकिन जगह नहीं तो मैंने नीचे बना दिया। चलेगा क्या? ये समझ में आ गया सबके? यस सर।
ओके गुड। चलें जी, state the type of reaction that occur when glycine is added to the कंडेंसेशन। क्या जरूरत है तुम लोगों को पढ़ने की? अच्छा जी, explain the importance of glycine in a collagen molecule। क्या होता है भाई? सर स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड होता है और थर्ड रिपीटिंग यूनिट इन अ Every third पॉलीपेप्टाइड amino चेन। acid होता है। ओके रिलैक्स। मैं कोई से भी 2 पॉइंट्स ले, मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को आता ही है। मैं काम करूँ, मैं इस पे कुछ लिख ही नहीं रहा, सही है? सिर्फ 2 पॉइंट्स मेंशन करने दो मुझे, मैं ज्यादा इसके ऊपर मैं तुमसे जवाब पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ ही नहीं रहा कि तुम लोगों को आता है नहीं आता, सही है? मैं सिंपली आंसर लिख रहा हूँ इसका। Sir, ये first 2 points, how do they contribute to the importance of glycine? ग्लाइसिन की इंपॉर्टेंस यही है ना कि वो स्मॉलेस्ट है, सिंपलेस्ट है, इसलिए हमें बाइंड करने में आसानी रहती है और कर्ल्स बनाने में आसानी रहेगी। ये तीनों पॉइंट्स मिलके हमें हेल्प किस चीज में कर रहे हैं? इन फॉर्मिंग द हेलिक्स, सही है? समझ में आई बात? स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट रेडिकल H, और इसकी वजह से हर तीसरा अमाइनो एसिड जो कि ग्लाइसिन है वो हेल्प कर रहा है इन फॉर्मेशन ऑफ हेलिक्स। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइसिन इन कोलेजन मॉलिक्यूल। कोलेजन इज अ फाइब्रस। अच्छा भाई, 1 मिनट रुको, यहाँ तक सबको जरा क्लियर है या नहीं? ये प्लीज मेंशन कर दो, जरा जल्दी से लिख के भेजो मुझे, अगर मेंशन कर सकते हो कि क्लियर है या नहीं। सिर्फ इतने से बच्चों को क्लियर है? मतलब बाकी सब लोग सो रहे हैं? सर मुझे वो पेट्री डिश वाला बैक्टीरिया वाला दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। किसको? मुझे सर। अच्छा रुफैदा, ओके। रुफैदा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पेट्री डिश वाला अगली हमारी जब क्लास होगी ना वहाँ पे तो मैं तुम्हें इंडिविजुअली बता दूंगा। नॉर्थ पे है ना की क्लास? ओके सर। तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। कल वैसे क्लास है स्केच नॉर्थ वाले बच्चों को बता रहा हूँ मैं, सही है? संडे वाली क्लास मैंने सैटरडे को शिफ्ट कर दी है। क्वेश्चन 3 दिखा दें। ये ऑनलाइन वाली क्लास तो डेली चल रही है बेटा। नोट्स भेज देंगे ग्रुप पे प्लीज। दानिश, आई एम सो सॉरी यार, कौन से नोट्स की बात कर रहे हो तुम? ये हम तुम्हें और मुझे ना बैठ के अलग से तफसील में डिस्कस करना पड़ेगा कि तुमने कौन से नोट्स भेजने की बात करी है, सही है? तो इसके ऊपर हम इंडिविजुअली बात करेंगे। सर कल नोट की क्लास कब होगी? 5 to 6:30, 6:15 तक एंड कर देंगे ताकि ऐसा ना हो कि अफ्तारी रास्ते में करनी पड़े। ओके, चलें जी। एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन विद इन द मेमेलियन बॉडी। कोलेजन फाइबर के हवाले से बात हो रही है। कोलेजन फाइबर के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पास कोलेजन फाइबर से क्या क्या फायदे होते हैं मेमेलियन बॉडी में। कोलेजन ट्रिपल एल स्ट्रक्चर होता है, इसके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। टेंसाइल स्ट्रक्चर है, ओके। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, और इसके अलावा ये फॉर्म करता है फाइबर्स या फिब्रिल्स और माइक्रोफिब्रिल्स। चलो माइक्रोफिब्रिल्स लिख दो, एक ही बात है वैसे। सारे फिब्रिल माइक्रो ही होते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखते। और ये हमारे पास टेंडन्स बनाता है, ये हमारे पास कार्टिलेज बनाता है, ये हमारे पास बोन्स बनाता है, ये हमारे पास टीथ बनाता है, ये हमारे पास
इलास्टिन फाइबर बनाता है, और ये इलास्टिन फाइबर अलग अलग स्ट्रक्चर्स में स्क्वैमस एपिथेलियम क्या अलाउ होता है बेटा? पॉइंट्स में आंसर लिखना। नहीं बेटा, बिल्कुल अलाउ नहीं है पॉइंट्स में आंसर लिखना। मैं तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने तो पूरा पूरा लिखना होगा। सही है। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो डायरेक्ट पेप्टाइड बॉन्ड ना बोलते हैं, नाम लिख दो, लिखना है तो। लेकिन ये बॉन्ड मैं किस हवाले से मेंशन कर रहा हूँ वो देख लो पहले। बॉन्ड फॉर्मेशन विच हेल्प टू फॉर्म क्रिस क्रॉस पैटर्न, जिसकी वजह से अगेन टेंसाइलिटी इंक्रीज होती है। सही है। आई गेस 4 मार्क्स के हवाले से इतना काफी है। आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग साथ साथ ही ले लेना जब ये वाला आंसर कंप्लीट हो जाए तो। अच्छा जी, the enzyme collagenase catalyzes the breakdown of collagen molecule. This enzyme acts by using an induced fit mechanism. Describe the mode of action of collagenase. यानी कि वो बेसिकली तुमसे induced fit मॉडल के बारे में पूछ रहा है। चलो मैं इसका आंसर पॉइंट्स में नहीं लिखता हूँ, मैं काम करता हूँ इसको पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं। collagenase enzyme सर कॉम्प्लीमेंट्री शेप नहीं होता, work by एंजाइम की शेप में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा जब वो अटैच होगा उससे। सर अपना शेप ऑल्टर करेगा ताकि वो एडजस्ट कर पाए सबस्ट्रेट को। ओके ठीक है, मैं लिख लूं आंसर, आप लोग बता दें पहले। नहीं सर आप लिखें सर। चलो ठीक है। बाय फॉर्मिंग, चलो इसको हटा ही देते हैं ना। वर्क्स बाय इंड्यूस फिट मॉडल in which active site is not fixed. It can alter its shape according to the substrate. सर फिक्स वर्ड ज्यादातर मार्किंग स्कीम में एक्सेप्टेड नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री लिखा होता है ज्यादा। चलो ओके, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री कह लो उसको। सही है। ओके सर। And it can alter its shape according to the substrate and form enzyme substrate complex. It then lower down the energy of activation and helps to break the bond, which is peptide bond between amino acids. And the product is released. This enzyme can be reused. ठीक है भाई, डन टिल हियर। आगे चलें। स्क्रीनशॉट रह गया होगा आप लोगों का, ये आपका स्क्रीनशॉट आ गया अब। डन।
चले जी, और क्या बताने वाले हैं आप लोग इसके अंदर आप लोग मेंशन करने वाले हैं, अच्छा एक ग्राफ भी है, मुझे लगा अगला सवाल है। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द एक्टिविटी ऑफ कोलेजनेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियम बैसिलस लीचेनिफॉर्मिस, ओके व्हाटसोएवर, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। द रिजल्ट्स आर शोन इन फिगर 5.2। अच्छा 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना वो फिक्स कर दिया उन्होंने, अब उस ग्राफ की बात कर रहा है। इफेक्ट ऑफ पीएच इन्होंने देखा 2 से लेके 4 तक, 5 तक बहुत स्लाइटली इंक्रीज हुआ, 5 के बाद शूट कर गया और पीक उसने बनाया एट 7 और उसके बाद फिर ड्रॉप कर गया 9 पे, 10 पे कांस्टेंट रहा। विद द रेफरेंस टू दिस figure 5.2 describe and explain the effect of pH on the activity of collagenase enzyme। सही है जी। अब जब तुम इसका डिस्क्रिप्शन दोगे ना तो तुमने बेसिक से डिस्क्रिप्शन देना है कि भाई the enzyme works best in neutral pH. Its activity increases from pH 2 till 5 gradually, and a sudden instant increase was observed after pH 5। सही है, pH 5 से एक sudden increase, एक steep increase मिला हमें till pH 7, further increasing the pH from 7 onwards till 9 decreases the reaction। अच्छा जी, जब तुम इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, सही है, डिस्क्रिप्शन तो आ गया, एक्सप्लेनेशन में तुम क्या बताओगे? एक्सप्लेनेशन के अंदर तुम ये बता दोगे कि क्यों इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सही है। तो इसका ऑप्टिमम पीएच तो 7 था, वो तो हमारे पास बात आ गई, सही है। वर्क्स बेस्ट इन न्यूट्रल पीएच, सही है, पीएच 7। अब तुम ये बता दोगे कि भाई क्यों है ऐसा? सर क्योंकि एंजाइम विल लूज इट्स 3D शेप बिकॉज जो R ग्रुप्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और आयनिक बॉन्डिंग जो होगी टर्शियरी लेवल पे वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से डीनेचर हो जाएगी एक्टिव साइट एंजाइम। ओके, तो हम ये कह सकते हैं दैट द चेंज इन पीएच alters the hydrogen and ionic bond, which disrupt the enzyme. It can also change the site shape, यानी कि active site shape, and can also affect the R group। सही, तो हमने तकरीबन 4 ही रीजन लिख दिए और 3 हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स बता दिए, यानी कि 7 का ऑप्टिमम बता दिया, 7 से पहले का बता दिया और 7 के बाद का भी बता दिया कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सही है। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आ गई कि क्यों हो रहा है ऐसा और डिस्क्रिप्शन भी आ गई कि क्या हो रहा है, सही है। बस इस चीज का ख्याल रखना कि अक्सर ना सिर्फ डिस्क्रिप्शन का दिया हुआ होता है, लेकिन अगर सिर्फ डिस्क्रिप्शन का दिया हुआ तो फिर आप रीजंस पर नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की टर्म आ रही है, अब क्या है, जहाँ पर आपके पास एक्सप्लेनेशन की टर्म आ रही है, when where it is asking for the explanation, you are going to explain what's the reason behind the increase and the decrease when moving the pH from 7, either decreasing it or increasing it. Okay, so here we go with another question. It is figure 6.1 that shows Vorticella, which is a single cell organism that lives in fresh water. Vorticella has many cilia, which is used for feeding.
अच्छा जी यार, ये वाला फिर वही बात आ गई कि आपके पास जो है ना x से लेके y तक का फिर तुमसे पूछेगा कि क्या है इसकी मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का 3 सेंटीमीटर है इमेज पे। कितना है वैसे? मुरसलीन बताता है मुझे कैलकुलेट करके। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 30 mm। ओके ठीक है, 30 mm कर लेते हैं, क्योंकि ये माइक्रोमीटर में दिया हुआ है तो mm में क्यों करेंगे भाई, ये बताओ। माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो 3 सेंटीमीटर को। 30 एक्सपोनेंट माइनस 3 या 4 शायद हो गया ना, 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। सही है। ये क्या है आपके पास? ये एक्चुअल साइज है और इमेज साइज है आपके पास 30,000 माइक्रोमीटर। तो 30,000 माइक्रोमीटर इमेज ही होगी ना? तो इमेज साइज होगा सर, पहले एक्चुअल निकालनी पड़ेगी। 3 माइक्रोमीटर और 30,000। क्या हो गया, बुराई आ गई। तो फॉर्मूला क्या है? m इक्वल्स टू I अपॉन a। सही है। देखो हमने किया क्या, मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमने यहाँ पे स्केल रख के इसको कैलकुलेट किया। ये कितना आ रहा है? ये 3 सेंटीमीटर आ रहा था। हमने उस 3 सेंटीमीटर को जो है ना कन्वर्ट किया किसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल साइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 माइक्रोमीटर। मैंने क्यों 3 लिख दिया? ये है 150 माइक्रोमीटर है। सही है, हमारे पास एक्चुअल साइज दिया हुआ है 150 माइक्रोमीटर। सही है। अब आप क्या करोगे, आप ना इस इमेज साइज को, ये इमेज साइज है, इमेज साइज वो होती है जो कि पेपर पे मौजूद होती है इमेज, उसकी साइज है। सही, तो इस 3 सेंटीमीटर को आपने कन्वर्ट कर लेना है माइक्रोमीटर के अंदर, तो वो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। सही है। अब आप क्या करना है, I ओवर a कर देंगे और आपके पास जो भी आंसर बनेगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये क्लियर है ना सबको? मैग्निफिकेशन 200। चलो देख लेना वो जो भी आ रहा है आपके पास। The food particles are taken into the gullet by a current of water। gullet क्या होता है मैं जरा बता देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ना gullet oral opening को कहते हैं। सही है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में gullet oral openings को कहा जाता है, जो कि ऐसी होती है जैसे पिक्चर में बनी हुई है। सही है। जब आप लोग MCAT पढ़ोगे ना तो उसके अंदर भी ये चीज है gullet से रिलेटेड, MCAT के हवाले से। उसके अंदर आई गेस पैरामीशियम होता है और ऐसे कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें इसे पढ़ाया जाता है। The food particles are taken into the gullet by a current of water created by the movement of cilia. Any particles suspended in the water, such as bacteria, are taken into the cell as shown in figure 6.2. Can I state the name of the process which takes the bacteria into the cell at Z and describe the way in which एंडोसाइटोसिस। अच्छा जी, एंडोसाइटोसिस। कोई और सा नाम इसकी इनगल्फ जगह? करेगा बैक्टीरिया। बल्क ट्रांसपोर्ट पैगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, यस। अच्छा जी, डिस्क्रिप्शन कैसे बताओगे? 3 मार्क्स के लिए बताना है आपने। सबसे पहले मेंशन करना है दैट द engulfment of bacteria vesicle formation। ठीक है, पहले मेंशन कर दो कि बल्कि इसको और बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इट विल मूव टुवर्ड्स द फूड। सही है। और फिर क्या करेगा? बाइंड करेगा या फ्यूज करेगा? The specific receptor on the cell membrane detects the bacteria, and then cytoplasmic extensions form, and then they fuse together, encircling the object, forming an endocytic vacuole. यूज करेगा, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस आएंगी और फिर उसके बाद क्या जाएगा आपके पास? फ्यूजन विद फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वेसिकल formed which will infused। ठीक है भाई, आई होप क्लियर हो गया यार यहाँ तक भी सबको। Can I describe the role of lysosomes in intracellular digestion of Vorticella? सर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि क्या बोलते हैं उसको तोड़ता है बैक्टीरिया को। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किसके बेटा? It helps in lysosomes।
अगर चाहो तो मेंशन करना तो कर देंगे, एक आध कोई कर देते हैं या सारी लाइसोसोम्स। सर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें आपने It लास्ट has पॉइंट in क्या लिखा है? starvation. बेटा वन बाय वन ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? ये आपने क्या लिखा है? वेसिकल्स फॉर्म व्हिच विल, ये समझ नहीं आ रही आपकी राइटिंग। Which will infused into the cell. Thank you. Okay. Hydrolytic enzymes of the lysosomes. इसको ना एक पिक्चर से मैं तुम्हें जरा समझा दूं कि जहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद होगा एक सैक के अंदर, उससे आपके पास लाइसोसोमल सैक जाके फ्यूज हो जाएंगे इस तरह से। उसके एंजाइम्स जो है ना वो इसमें रिलीज हो जाएंगे। एंजाइम्स में क्या क्या है? अमाइलेज है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, न्यूक्लिएज है, जो कि अकॉर्डिंगली हाइड्रोलिसिस करवाएगा। लाइसोसोमल सैक फ्यूज विद द फूड वैक्यूल and its enzymes hydrolyzed carbohydrates, lipid, protein, It helps in starvation. and nucleic acid. Helps in starvation. What? Starvation किस सेल्स में बेटा? बेटा कुछ कह रहे थे आप? सॉरी मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया, मैंने मिस कर दिया, सो सॉरी फॉर दैट। चलो खैर, अच्छा जी, आई होप कि यार यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज मेंशन कर सकते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया है, यस और नो? जल्दी से मेंशन कर सकते हो जरा। ओके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फायदा भी हुआ होगा। सर लास्ट क्वेश्चन दिखाएं वापस। मैं बिल्कुल दिखा देता हूँ यार बेटा, और जिन बच्चों को फायदा हुआ होगा ना, आई एम गोइंग टू सेंड दैट लिंक वाली बात, और आप लोगों की तरफ से आने वाली है फिर इस पे स्टोरीज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सर कल भी क्लास होगी? I'm so sorry बेटा, I guess इंटरनेट का इशू था जिसकी वजह से बंद हो गई थी। 1 मिनट